वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अभी तक अपना क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम अपने क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आज हम अपना पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बेटा कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपके सामने लगा है टॉपिक वी डिस्कस्ड। तो सबसे पहले हमें परिचय पढ़ना है, फिर हमें पदार्थों में आवेशित कण, उसके बाद विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, उसके बाद संयोजकता और परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या और लास्ट में हमें समस्थानिक के बारे में पढ़ना है। ये हमें अपने चैप्टर में कुल मिलाकर 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि परिचय तो हमारा सबके चैप्टर के लिए एक जैसा ही रहता है। तो ये मेनली हमारे पास 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो जैसा कि सबसे पहले मेरा टॉपिक लगा है परिचय, तो आइए सबसे पहले हम परिचय के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना इस चैप्टर के परिचय के बारे में। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या पदार्थ एक वह चीज़ है जिसके अंदर मास होता है और जो जगह घेरता है पदार्थ कहलाता है। और आप सबको पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो जैसा कि मेरा परिचय में पहला पॉइंट लगा है, पदार्थ की रासायनिक वर्गीकरण अध्ययन के दौरान हमने सीखा कि पदार्थ परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। वास्तव में ये परमाणु तथा अणु किसी पदार्थ के मौलिक घटक होते हैं। यानी जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, ये किसी भी पदार्थ के हमारे मौलिक घटक हैं। यानी मौलिक घटक का मतलब होता है बनाने वाली घटक है। जैसा कि दूसरे पॉइंट में लगा है, अथवा पदार्थ की संरचना के संदर्भ में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उसने बताया कि पदार्थ का उच्चतम तथा अंतिम कण परमाणु है। यानी पदार्थ का जो सिद्धांत दिया, तो डाल्टन ने भी यही बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। उन्होंने भी यही बताया डाल्टन ने कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और उसी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। और इसके बारे में हम पहले से अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये हुआ हमारा बेटा परिचय। उसकी बात करते हैं अपने पदार्थों में आवेशित कण के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने लगा है कि पदार्थों में आवेशित कण, यानी हमारे पास कोई भी पदार्थ है उसमें जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, यानी उन पर आवेश पाया जाता है, यानी कोई ना कोई चार्ज पाया जाता है। आइए देखते हैं हम कि हमारे पदार्थों में कौन कौन से आवेशित कण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि लिखा है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फैराडे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किया। यानी 20वीं शताब्दी का जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही एक साइंटिस्ट आए फैराडे, गलती से फराडे लग गया है, यहाँ पर फैराडे करना है, और जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए और इसके अलावा और कोई वैज्ञानिक आए। इन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किया, यानी उसको खराब कर दिया, उसके बारे में उन्होंने और एक्सप्लेनेशन दिया। अब ये निश्चित हो चुका है कि परमाणु विभाज्य है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे परमाणु होते हैं वो हमारे अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, फैराडे ने सिद्धांत का खंडन कर दिया परमाणु के सिद्धांत का। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वो विभाज्य होता है, यानी परमाणु को भी हम बांट सकते हैं। यानी परमाणु के अंदर भी कई प्रकार के कण रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पदार्थों में जो आवेशित कण हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हुआ हमारा पदार्थों में आवेशित कण के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो मेरा पहला पॉइंट लगा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन द्वारा सन 1897 ईस्वी में उनके एक प्रयोग के दौरान हुई, जिसे एक विसर्जन नलिका में कराया गया था। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जो की वो हमारी जे थॉमसन ने की 1897 ईस्वी में की, और इन्होंने एक प्रयोग कराया था, जो एक इनके पास नली थी जिसका नाम था विसर्जन नलिका। इन्होंने विसर्जन नलिका के अंदर एक प्रयोग कराया और प्रयोग कराने के पश्चात इन्होंने
कैथोड किरणों की खोज की और कैथोड किरणों को ही हमने इलेक्ट्रॉन बताया। जैसा कि मैंने दूसरे पॉइंट्स में लिखा है, विसर्जन नलिका कठोर कांच से बनी होती है। यह एक लंबी बेलनाकार नली है जो दोनों सिरों से बंद तथा धातु इलेक्ट्रोड से जुड़ी रहती है। यानी जो विसर्जन नलिका है ये कठोर है, कठोर का मतलब होता है हार्ड है, और कांच की बनी हुई है, और ये एक लंबी बेलनाकार नली यानी बेलन के आकार की नली है जो दोनों सिरों से बंद रहती है और धातु इलेक्ट्रॉन से जुड़ी रहती है। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, कैथोड किरण विसर्जन नलिका। चित्र का नाम है आपका कैथोड किरण विसर्जन नलिका। एक एंड पर बेटा कैथोड लगाया गया है और एक एंड पर एनोड लगाया गया है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक उच्च वोल्टता की बैटरी को लगाया है और हमने एक निर्वात पंप को भी लगाया है। और हमने जब इसमें प्रतिदीप्ति डाली यानी रोशनी डाली तो हमें इसमें से कुछ किरणें दिखाई पड़ी जिन्हें हमने बोला कैथोड किरणें, और कैथोड किरणों को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा कैथोड किरणों का विसर्जन नलिका का प्रयोग है। अच्छे से इस स्ट्रक्चर को बना लें। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगले पॉइंट के बारे में कि जब इन्होंने अपना प्रयोग कर लिया उसके बाद क्या हुआ। जब इन्होंने प्रयोग कर लिया तो खोज के दौरान ये पाया गया कि प्रतिदीप्ति कैथोड से उत्सर्जित किरणें नलिका की दीवार पर टकराने से उत्पन्न हुई थी। इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। यानी जब इन्होंने ये देखा कि जो प्रतिदीप्ति थी, जो रोशनी थी, वो कैथोड से उत्सर्जित किरणें, जो कैथोड वाले रीजन से, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर कैथोड वाला रीजन है, इस कैथोड वाले रीजन से उत्सर्जित किरणें हमारी नलिका की दीवार पर टकराने से उत्पन्न हुई। यानी जो रोशनी उत्पन्न हुई, जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, वो नलिका की दीवारों पर टकराने से उत्पन्न हुई और उन्हीं किरणों को हमने कैथोड किरणें कहा, और यही कैथोड किरणें हमारी इलेक्ट्रॉन होती हैं। आइए हम बात करते हैं अपने कैथोड किरणों के गुणधर्म के बारे में कि कैथोड किरणों की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कैथोड किरणों के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं, यानी आपको कैथोड किरणों के गुण बताए गए हैं। जैसा कि अगर मैं इनके गुणों के बारे में देखूं तो सबसे पहला मेरा गुण लिखा हुआ है कि कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं। तो याद रखना कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जो कैथोड किरण होती हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, उनमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज मिलकर कैथोड किरणें बनाते हैं, और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए हमने कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कैथोड किरणें धातु की अत्यंत पतली पन्नी को भेदकर निकल जाती हैं। यानी जो कैथोड किरणें होती हैं वो अगर कोई धातु की पतली पन्नी हो, कोई पतली चादर हो, तो उसको भेद कर निकल जाती हैं, यानी उसको क्रॉस कर जाती हैं। जैसा कि हमारे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कैथोड किरणें फोटोग्राफिक फिल्म पर धब्बे छोड़ती हैं। यानी जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है ये कैथोड किरणें उस पर धब्बे छोड़ जाती हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये कैथोड किरणें हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है जब कैथोड किरणें धात्विक सतह से टकराती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यानी जब कैथोड किरणें किसी धातु की सतह से टकराती हैं तो वो धातु की सतह ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है। इसका मतलब ये है कि जब कैथोड किरण किसी धातु की सतह से टकराती है तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो ये थे हमारे कैथोड किरणों के गुण के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, हम इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ चुके, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्रोटॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी थॉमसन ने की, और जो हमारी प्रोटॉन की खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा है जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में संशोधन करके थॉमसन के प्रयोग को दोहराया। यानी ये प्रोटॉन की खोज हुई तो प्रोटॉन की खोज भी हमारे थॉमसन के प्रयोग से ही हुई। यानी गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक दोबारा से प्रयोग किया, जो उसी प्रयोग को दोहराया जो थॉमसन ने किया था। इन्होंने क्या किया, उसने छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया तथा उस नलिका के अंतिम सिरे पर न रखकर मध्य में रखा। यानी जो उन्होंने कैथोड का प्रयोग किया, छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया, तो उन्होंने उस नलिका को अंतिम सिरे पर न रखकर, बेटा यहाँ समय लग गया है, यहाँ सिरे लिखना है, अंतिम सिरे पर न रखकर मध्य में रखा, यानी उन्होंने उसको मध्य में रख दिया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है उसने विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी तथा प्रयोग को इस प्रकार किया जैसा कि थॉमसन ने किया था। ऐसा करके उसने नलिका से उत्सर्जित एक नए प्रकार की किरणों की खोज की, उन्हें ही किरणों को उन्होंने एनोड किरणें कहा गया। यानी जो थॉमसन ने प्रयोग किया था उसी प्रयोग को दोबारा गोल्डस्टीन ने दोहराया, और उसके बाद इन्होंने उत्सर्जित नलिका में एक नए प्रकार की किरणों की खोज कर दी, और उन्होंने जो नए प्रकार की किरणों की खोज की थी और इन्हीं किरणों को उन्होंने एनोड किरणें
कहा गया था। यानी ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ही प्रोटॉन की खोज हुई और उसी प्रयोग से हुई। तो ये होती है हमारी प्रोटॉन की खोज के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एनोड किरणों के एक स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से खोज हुई। देखिए सेम आपका स्ट्रक्चर है, बस इसमें डैश डैश लाइन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखा गया है। सेम वही है एनोड किरण विसर्जन नलिका, यानी इसमें एनोड किरण को देखा, यहाँ पर उच्च वोल्टता की बैटरी लगाई, एक एंड हमने एनोड रखा जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक एंड हमने छिद्रयुक्त कैथोड रखा, जैसे कि इन्होंने इस्तेमाल करा छिद्रयुक्त कैथोड का। एक निर्वात पंप को लगाया और उसके बाद इन्होंने एनोड किरणों को देखा और इन्होंने बीच में प्लेट को रखा जैसा कि मैंने बताया, और इस तरह से हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आगे हम बात करते हैं अपनी एनोड किरणों के गुणधर्म के बारे में। जिस तरह से हमने कैथोड किरणों के गुणधर्म पढ़े थे उसी तरह से हम अपने एनोड किरणों के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण लिखा है एनोड किरणें सदैव सरल रेखाओं में चलती हैं। तो याद रखना ये हमेशा सरल रेखाओं में चलती हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है एनोड किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। यानी जो एनोड की किरणें हैं वो धन आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं और धनावेश हमारा प्रोटॉन पर आवेश होता है। जैसा कि आपने वहाँ पढ़ा था क्या कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनोड किरणें हैं वो धन आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं और इन्हीं कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है एनोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं। यानी जो एनोड किरणें होती हैं वो गैसों को आयनित कर देती हैं, यानी उस गैसों को उनकी आयंस में तोड़ देती हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखा है एनोड किरणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। यानी एनोड किरणों की जो प्रकृति होगी वो हमारी किस पर निर्भर करेगी, जो हमने विसर्जन नलिका में गैस को भरा है, यानी वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये हुई हमारी एनोड किरणों के गुणधर्म। तो ये हुआ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 के बारे में।